Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 9th July 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download June 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. So before I proceed, there is an announcement for students. देखिए कल मैंने रिवीजन क्लासेस का स्केड्यूल आपके साथ डिस्कस किया था. इसके बावजूद भी कई सारे स्टूडेंट्स को कई अलग अलग तरह के डाउट्स आए कि सर किस तरह से ये क्लासेस होंगी, कैसे हमें MCQs मिलेंगे. तो सुबह से इतने सारे कॉल्स हमारे ऑफिस में आए, हमारे जो मैनेजमेंट स्टाफ हैं वो बिल्कुल जवाब देते देते थक गए हैं. तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कल कम्युनिकेशन उतने अच्छे से हो नहीं पाया. जो भी जो स्केड्यूल था वो मैं अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाया आप सबके साथ. कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन है. जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि अगर हमने 99 पे किया फिर भी यूट्यूब पे ही अगर वीडियो आएगा क्लास तो क्या फ़ायदा हुआ हमें, ये तो सब लोग देख सकते हैं. तो मुझे लगता है मैंने तो कल कहा था कि क्लासेस यूट्यूब पे होंगी जिस तरह से अभी होती हैं, अवेलेबल टू एवरीवन. लेकिन MCQs आएंगे पोर्टल पे, और पोर्टल के पे अगर MCQs आपको अटेम्प्ट करने हैं तो यू हैव टू लॉग इन. फिर भी डाउट्स हैं और इसलिए मैंने आज प्लान किया है कि आपके तमाम क्वेरीज़ जो इस रिवीजन क्लास को लेकर के हैं कि कैसे हम पढ़ने वाले हैं, क्या हमारा अप्रोच है और किस तरह के सवाल एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, ये सब कुछ मैं रिजॉल्व करूंगा बाय कमिंग लाइव ऑन यूट्यूब एट 8:30 PM टुडे. तो मैं आऊँगा लाइव हमारे इस यूट्यूब चैनल पे ही, और जो बेसिक आइडियाज़ हैं इस रिवीजन प्लान को लेकर के उसको मैं डिस्कस करूँगा. और अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप वहाँ रख सकते हैं. तो इस तरीके से जो भी आपके मन में डाउट्स हैं उसको आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं. चलिए, this is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is taken from editorial segment. It is about possibility of life on Saturn's moon, and this topic is important from our syllabus paper 4 science and technology point of view. सबसे पहले हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा समझते हैं. तो देखिए, आपको तो पता है कि देयर आर मैनी सोलर सिस्टम्स, देयर आर मैनी प्लानिटरी सिस्टम्स द वे आवर सोलर सिस्टम इज़. ये जो पूरा यूनिवर्स है इसमें कितने सारे हमारे सोलर सिस्टम की तरह बाकी अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, लेकिन हमारा जो प्लानिटरी सिस्टम है इसको हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं. तो क्यों सोलर सिस्टम कहते हैं उसके बारे में भी समझ लेते हैं. देखिए, सन को कहा जाता है सोल इन लैटिन वर्ड या लैटिन लैंग्वेज. तो चूँकि हमारा जो प्लानिटरी सिस्टम है इसका सेंटर है सन और उसको लैटिन लैंग्वेज में सोल कहा जाता है. इसी कारण से हमारा जो प्लानिटरी सिस्टम इसको सोलर सिस्टम कहते हैं, और जो भी चीज़ें हमारे प्लानिटरी सिस्टम से रिलेटेड हैं इसको हम लोग सोलर नाम से बुलाते हैं. तो हमारे सोलर सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसमें सन इज़ एट द सेंटर, लैटिन में कहें तो सोल इज़ एट द सेंटर, और बाकी जो तमाम प्लैनेट्स हैं इसके आसपास रिवॉल्व कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑफ कोर्स. और जो प्लैनेट्स हैं दे आर मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, and then there are some dwarf planets also like Pluto, and then there are millions of asteroids, comets and meteoroids. और जो हमारे planets हैं इनके अराउंड भी कुछ सेलेसियल बॉडीज़ या आप कह सकते हैं कॉस्मिक बॉडीज़ रिवॉल्व कर रहे हैं जिनको हम कहते हैं मून्स. जैसे हमारे अर्थ के अराउंड बस एक ही मून है, वैसे अलग अलग प्लैनेट्स के अराउंड अलग अलग मून्स रिवॉल्व कर रहे हैं. तो ये जो आर्टिकल है दैट इज़ रिलेटेड टू मून्स अराउंड सैटर्न. तो सैटर्न के अराउंड भी कई सारे मून्स हैं, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है. तो अगर सैटर्न के अराउंड मून्स की बात की जाए तो यू विल नो कि देयर आर 82 मून्स अराउंड सैटर्न. ये मान लीजिए कि ये सैटर्न का सरफेस है ये, तो उसके आसपास में इस तरह के बहुत सारे मून्स छोटे बड़े रिवॉल्व कर रहे हैं. 82 में से 53 मून्स हैव बीन कंफर्म्ड, जबकि बाकी जो 29 मून्स हैं इनको कहीं ना कहीं इसके एविडेंसेस मिले हैं लेकिन पूरी तरह से इनको कंफर्म नहीं किया जा सका है, इसलिए उनकी अभी नेमिंग भी नहीं की गई है. लेकिन कई सारे मून्स को कंफर्म किया जा चुका है, उनकी नेमिंग भी की जा चुकी है, जैसे टाइटन, रिया, हेलिन, डायोन, एनक्लीडस. तो इस तरह के कई सारे मून्स हैं अराउंड सैटर्न दैट हैव बीन नेम्ड. अगर टोटल नंबर ऑफ मून्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मून सैटर्न के अराउंड ही हैं. तो सैटर्न हैज़ 82 मून्स,
जबकि अगर बात की जाए दूसरे नंबर पे तो है वीनस। वीनस है 79 मून्स। हमारे अर्थ को तो आपको पता ही है, वी हैव जस्ट 1 मून। अब वैसे तो 82 मून्स हैं अराउंड सैटर्न, लेकिन दो जो सबसे इंपॉर्टेंट मून्स हैं वो है टाइटन एंड इनक्लेडस। तो दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। टाइटन इज द लार्जेस्ट सैटर्न मून एंड दैट वाज फर्स्ट टू बी डिस्कवर्ड। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर, अगर ये सैटर्न का सरफेस है तो ये है टाइटन मून अराउंड सैटर्न। ये बाकी सारे मून्स की तुलना में कितना बड़ा है, बाकी सारे मून्स इसके सामने कितने छोटे हैं। सो दिस इज सैटर्न का टाइटन मून, ये वाला, ये है सैटर्न का, सैटर्न इटसेल्फ। तो दिस इज द लार्जेस्ट largest moon and the first to be discovered, that is Titan, and Titan is the only moon in the solar system known to have significant atmosphere। ये इतना बड़ा है कि इसके आसपास भी एटमॉस्फेयर है। पूरे हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें बाकी सारे मून्स इतने बड़े नहीं है कि आसपास में वो एटमॉस्फेयर को रिटेन कर सके। एटमॉस्फेयर क्यों बनता है? क्योंकि जो हवाएं हैं, जो छोटे छोटे गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, वो ग्रेविटी से पुल होकर के यहाँ पे वो रहें इसके सरफेस पे। दैट वे एटमॉस्फेयर इज फॉर्म्ड। लेकिन जब बाकी सारे मून्स का साइज ही छोटा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो नेचुरली फिर वहाँ पे एटमॉस्फेयर भी नेग्लिजिबल है। लेकिन अगर टाइटन की बात की जाए तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेयर है, एंड परहैप्स इट इज़ द ओनली मून इन द इंटायर सोलर सिस्टम दैट हैज सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेयर। टाइटन मेक्स अप टू 96% ऑफ द मास ऑर्बिटिंग द सैटर्न प्लैनेट। अगर सारे जो मून्स हैं सैटर्न के अराउंड, उन सारे मून्स का वेट एक साथ ले लिया जाए तो उसमें से अकेला 96% वेट टाइटन को बिलोंग करता है। तो टाइटन अकेला, इन सब का अगर वेट मिला लिया जाए तो उसमें से अकेला टाइटन का वेट उसका 96% है। समझिए कि कितना डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से टाइटन बड़ा है एज कंपेयर टू अदर मून्स ऑफ सैटर्न। दूसरा इंपॉर्टेंट मून है इंक्लेडस, जिससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। इंक्लेडस की खासियत ये है कि इसके जो साउथ पोल वाला रीजन है वहाँ से कई सारे गीजर्स निकलते रहते हैं। गीजर्स मतलब फास्ट मूविंग वाटर जेट्स वहाँ से आते रहते हैं। तो होता क्या है, देखो, इंटरनल हीटिंग होते रहती है। अर्थ के ऊपर भी तो आपने गीजर सुने होंगे, कम से कम पढ़ रखे होंगे कि इंटरनल हीटिंग के कारण जो पानी है और सरफेस के अंदर का वो हीट होकर के एक्सपैंड होता है और फिर हाई फोर्स से बाहर निकलता है जेट स्ट्रीम, जिसको हम लोग गीजर कहते हैं। तो इस तरह के कई सारे मोर देन 100 गीजर्स could be witnessed in the south pole of this moon Enceladus of Saturn। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारे गीजर्स हैं ऑन दिस मून Enceladus of Saturn। अब जरा समझते हैं कि इस सैटर्न के बारे में इतना सब कुछ हमें पता कैसे चला। तो सैटर्न को स्टडी करने के लिए एक प्रोब या स्पेसक्राफ्ट हमने भेजा था जिसका नाम है कैसिनी। This spacecraft was sent by NASA in association with European Space Agency and Italian Space Agency. This Cassini was sent way back in 1997 और फिर ये ऑर्बिट में पहुंच गया सैटर्न इन 2004। तो लगभग 7 साल ट्रैवल करने के बाद ये 2004 में सैटर्न के ऑर्बिट पे पहुंच गया। एंड कैसिनी विद दिस बिकेम द 4th स्पेस प्रोब टू विजिट सैटर्न एंड द फर्स्ट टू एंटर द ऑर्बिट ऑफ सैटर्न। और ये कैसिनी की खासियत समझिए, कैसिनी ऑर्बिटर मिशन था, मतलब सैटर्न के अराउंड ऑर्बिट करके वहाँ से इमेजेस निकालने वाला था। ये है कैसिनी, जो सैटर्न के अराउंड ऑर्बिट करके वहाँ से उसके इमेजेस निकालने वाला था। जबकि कैसिनी से जुड़ा हुआ एक और प्रोब था या एक और इक्विपमेंट इस कैसिनी से जुड़ा हुआ था। उस इक्विपमेंट का नाम था ह्यूगेन्स। ये जो इक्विपमेंट है ह्यूगेन, दैट वाज ए लैंडर इक्विपमेंट, मतलब इसको कैसिनी से सेपरेट होकर के और जा करके टाइटन जो मून है सैटर्न का वहाँ लैंड करना था। तो समझिए 1997 में कैसिनी और ह्यूगेन्स दोनों को अटैच करके साथ में भेजा गया। 2004 में कैसिनी और ह्यूगेन्स जा करके रोटेट करने लगे, रिवॉल्व करने लगे अराउंड सैटर्न। और 2005 में ये ह्यूगेन्स कैसिनी से सेपरेट होकर के जा करके टाइटन मून पे लैंड कर गया। और फिर वहाँ से उसने कई सारे इमेजेस भेजे टाइटन के। इस कैसिनी ने कई सारे इमेजेस कैप्चर किए सैटर्न के।
कैसिनी फाइनली रिटायर हो गया इन 2017। रिटायर होने का मतलब है कि इसका फ्यूल ख़त्म हो गया और साथ ही साथ ये फिर सैटर्न के एटमॉस्फेयर में लॉस्ट हो गया, उसके साथ कांटेक्ट टूट गया। लेकिन उसके पहले कैसिनी ने हज़ारों इमेजेज व अर्थ पे हमारे भेज दिए थे ऑफ सैटर्न, जिससे हमें सैटर्न के बारे में बहुत कुछ पता लगता है। तो अब ये जो करंट न्यूज़ है वो इसी से रिलेटेड है। कैसिनी ने कई सारे इमेजेस सैटर्न के हमारे अर्थ पे भेजे थे। उन इमेजेस को स्टडी करके कुछ नई बातें पता लगी हैं। तो ज़रा समझते हैं ये करंट न्यूज़ है क्या। हाल फिलहाल में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया इन नेचर एस्ट्रोनॉमी, जो एक बहुत ही रेप्यूटेड जर्नल है एस्ट्रोफिजिक्स का। तो इस जर्नल में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया जिसमें कहा गया कि जो कैसिनी से इमेजेस कैप्चर किए गए थे उससे ये पता चलता है कि जो सैटर्न का मून है इनक्लेडस, इस मून के एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा मीथेन गैसेज हैं। तो ये जो सैटर्न का मून है इनक्लेडस, ये जो इनक्लेडस मून है सैटर्न का, इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैसेस की जो ओवरऑल प्रोपोर्शन है दैट इज़ क्वाइट हाई, जो वहाँ पे इन जनरल नहीं बननी चाहिए। तो द पेपर वॉज पब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ इमेजेस सेंट बाई कैसिनी एज ए सेड। तो इससे क्या पता चलता है, आखिर वहाँ पे मीथेन ज़्यादा है, तो इससे हमें क्या समझ आता है। सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्कवरी ऑफ एक्सेसिव मीथेन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ इंक्लेडस दैट इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन इंक्लेडस इन फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किसी भी एटमॉस्फेयर में अगर बहुत ज़्यादा मीथेन गैस है, इसका मतलब है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं लाइफ है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। याद कीजिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे मीथेन रिलीज करते हैं। मैंने आपको 2-3 दिनों पहले पढ़ाया था जब मैं हरित धारा फीड मटेरियल्स पढ़ा रहा था फॉर कैटल्स, कि कैसे कैटल्स के जो स्टमक में, जो लार्जेस्ट स्टमक होता है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और जब कैटल्स कुछ भी खाते हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस खाने को जब ब्रेक करते हैं तो उस प्रोसेस में कई सारा मीथेन भी रिलीज होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स, जिनको हम लोग मेथानोजेंस भी कहते हैं, दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव कैपेबिलिटी टू रिलीज मीथेन। जैसे गाय के पेट में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है और वो मीथेन रिलीज करता है, वैसे ही कहीं ना कहीं साइंटिस्ट्स को ऐसा लग रहा है कि सैटर्न के इस मून इंक्लेडस के ऊपर भी कहीं ना कहीं इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत सारे अमाउंट में मीथेन रिलीज कर रहे हैं। सो दैट वे इट इंडिकेट्स पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन इंक्लेडस। अब लाइफ इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसा मत समझो कि कोई एलियन मिल गया है, बिल्कुल कोई मिल गया वाला जैसा। तो कहीं ना कहीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म में लाइफ की पॉसिबिलिटी पता चलती है विद एक्सेसिव मीथेन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ इंक्लेडस मून। इसके बावजूद भी रिसर्च पेपर में यह भी लिखा गया है कि दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज कन्फर्मेशन ऑफ लाइफ ऑन इंक्लेडस, देयर में बी अदर फैक्टर्स ऑल्सो बिहाइंड एक्सेसिव रिलीज ऑफ मीथेन। तो इसके लिए और भी कई सारे टेस्ट हमें करने होंगे और भी प्रोब मिशन भेजने होंगे। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about Pakistan using Organization of Islamic countries to on Kashmir against India. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो क्या है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 1969 में इसको बनाया गया था। दुनिया के 57 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ें कि इसका मोटो क्या है, तो ये इट सेज दैट इट इज़ द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड एंड वर्क्स टू सेफ गार्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। इसका परमानेंट सेक्रेटेरिएट है इन जेद्दा, दैट इज़ इन सऊदी अरबिया। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूनाइटेड नेशंस। तो इतना बड़ा और कोई दूसरा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है आफ्टर यूनाइटेड नेशंस। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया के अंदर इतने सारे मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी, अगर पूरे दुनिया भर का मुस्लिम पॉपुलेशन देखा जाए तो उसका 10% पॉपुलेशन अकेला इंडिया में रहता है। इतने सारे मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इंडिया इज़ नाइदर अ मेंबर ऑफ OIC नॉर हैज़ बीन इंक्लूडेड इन OIC एज एन ऑब्जर्वर स्टेट। जब इनॉग्रल सेशन हो रहा था 1969 में OIC का, तो उसमें पाकिस्तान ने इंडिया को एंट्री देने से बैरियर लगा दिया और 2018 में बांग्लादेश ने प्रपोज भी किया कि इंडिया शुड बी गिवन एटलीस्ट ऑब्जर्वर स्टेटस एट OIC, लेकिन फिर पाकिस्तान ने इसको ऑब्जेक्ट कर दिया। अब जरा समझते हैं कि OIC पे क्या पॉलिटिक्स होती है।
देखिए, पाकिस्तान एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है ओआईसी का, और पाकिस्तान बात बात पे कश्मीर मुद्दे को उठाता रहता है ओआईसी पे। उसके अलावा वो इंडिया की इमेज ख़राब करने की कोशिश करता है इन ओआईसी फोरम्स, क्लेमिंग कि इंडिया के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको हरास किया जाता है, उनके सिविल पॉलिटिकल राइट्स उनके इन्फ्रिंज किए जाते हैं। इस तरीके से पाकिस्तान हमारी इमेज ख़राब करने की कोशिश करता है। वो बार बार कहता है कि यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस या ओआईसी के रेजोल्यूशंस ऑन जम्मू एंड कश्मीर इम्प्लीमेंट किए जाने चाहिए। इस पर इंडिया का क्या स्टैंड रहता है वो भी ज़रा समझते हैं। देखिए, इंडिया का स्टैंड जम्मू कश्मीर को लेकर के पूरी तरह से क्लियर है कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट इज़ अ मैटर दैट इज स्ट्रिक्टली इंटरनल टू इंडिया। इसमें किसी भी फॉरेन या एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री का कोई भी जुरिडिक्शन नहीं बनता है। ओआईसी हैज़ नो लोकस स्टैंडाई इन कश्मीर इशू। तो ये है इंडिया का अप्रोच रिगार्डिंग कश्मीर। और जहाँ तक मुस्लिम इंटरेस्ट की बात है, वो उस पर बार बार इंडिया कहता रहा है कि पाकिस्तान इज़ प्लेइंग एन एंटी इंडिया प्रोपागेंडा ऑन दिस ओआईसी प्लेटफॉर्म एंड ओआईसी शुड नॉट फॉल फॉर दिस। अभी करंट इशू भी फिर ऐसा ही है, बार बार पाकिस्तान वही हरकत करता है, हर कुछ दिनों पे एंटी इंडिया रिजोल्यूशंस लेकर के आता है ओआईसी प्लेटफॉर्म पे। हाल फिलहाल में इसी तरह के एक रिजोल्यूशन के बाद ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल ने प्रपोज किया कि ओआईसी को अपने डेलीगेशंस भेजने चाहिए, ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स भेजने चाहिए जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि वहाँ पे जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का कन्फ्लिक्ट है उसमें कौन ज़्यादा जस्टिफाइड है। नेचुरली ये इंडिया की ऑफिशियल स्टैंड के अगेंस्ट है। भाई इसमें क्वेश्चन ही नहीं उठता कि कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है और पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो डिस्प्यूट है उसमें कौन सही है, बिकॉज इट इज़ इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया एंड वी कैन नॉट अलाउ एनी एक्सटर्नल बॉडी टू सेंड देयर डेलीगेट्स टू इन्वेस्टिगेट द इशू इन इंडिया। आप क्या आकर के इन्वेस्टिगेट करेंगे कि हमारा है कि पाकिस्तान का? हम नहीं अलाउ करेंगे क्योंकि ये हमारा है और ये हम जानते हैं। सो इंडिया वाज वेरी क्लियर अबाउट इट। और जब ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया कि हम एक डेलीगेशन भेजना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंक्वायरी करेगा कि कन्फ्लिक्ट में कौन सही है, इंडिया या पाकिस्तान, तो इंडिया ने बहुत ही स्ट्रांगली रेस्पॉन्ड किया। इसने कहा कि ओआईसी इज़ नॉट अलाउड और ओआईसी शुड नॉट अलाउ द वेस्टेड इंटरेस्ट of countries like Pakistan to subvert the grouping's platform for anti-India propaganda through biased and one-sided resolution। कि भाई आप पाकिस्तान जैसे देशों की बात ना सुने और उसके वेस्टेड इंटरेस्ट से वो काम करता है और वो अपने वेस्टेड और नैरो इंटरेस्ट से काम करता है और उस प्रोसेस में आप फिर अपने ओआईसी पूरे प्लेटफॉर्म को एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा स्प्रेड कराने दे रहे हैं बाय हियरिंग ओनली वन साइडेड रिजोल्यूशन। सो प्लीज़ डो नॉट अलाउ दैट। पाकिस्तान इज एक्टिंग विथ वेस्टेड इंटरेस्ट। और साथ ही साथ इंडिया ने यह भी कहा कि ओआईसी हैज़ नो लोकस स्टैंड है। ये स्टेटमेंट याद रखना, किसी भी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन का, एक्सटर्नल गवर्नमेंट, एक्सटर्नल बॉडी का कोई भी लोकस स्टैंड नहीं है ऑन कश्मीर इशू नाउ। अब वो जमाना चला गया जब 1948 में हम मैटर लेके गए थे यूएनएससी में टू रिजॉल्व कश्मीर इशू। नाउ वी डू नॉट अग्री टू दैट पोजिशन, वी डू नॉट बिलीव दैट कश्मीर इज एन इंटरनेशनल इशू, इट इज़ कम्प्लीटली अ नेशनल इशू, इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया। इस टॉपिक के बेसिस पे ये हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from economy segment. It is about PLI scheme for active pharma ingredients, and this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. So क्या होते हैं एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स API, वो भी ज़रा समझते हैं। देखिए, जो भी हम दवाइयाँ खाते हैं ड्रग्स, उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक होता है API एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट, इसी को हम लोग बल्क ड्रग्स भी कहते हैं, और दूसरा होता है एक्सीपिएंट। तो ये एक्सीपिएंट कुछ नहीं होता है, एक्सीपिएंट खाली आप समझिए कि एक तरह का बेस प्रोवाइड करता है, जबकि API होता है मेन कंपोनेंट जिसमें वो इफेक्ट होता है, इंटेंडेड इफेक्ट होता है दवाई जो हमारे किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी डिजीज़ को क्योर कर सके। मैं दूसरा एग्जांपल देकर के बता रहा हूँ। जैसे आप मान लीजिए कि आप शरबत पी रहे हैं, तो पानी जो होता है वो तो बस एक बेस प्रोवाइड कर रहा है, उसके अंदर जो मिठास है वो तो उसके अंदर आप जो शुगर डालते हैं उसी से आती है, या कुछ और आप फ्लेवर डालते हैं उससे आती है। तो जो फ्लेवर आप डाल रहे हैं या शुगर डाल रहे हैं दैट इज़ API, जबकि वो जो वाटर होगा दैट इज़ लाइक एक्सीपिएंट। ठीक वैसे ही दवाइयों के अंदर जो मेन कंपोनेंट है जिससे इंटेंडेड इफेक्ट आता है हमारी बॉडी पे, पेन किलर है तो पेन कम करने का जो इफेक्ट आता है उसको हम कहते हैं API या बल्क ड्रग्स। और उसको सपोर्ट करने के लिए, ओवरऑल बेस प्रोवाइड करने के लिए इस तरह का कंपोनेंट यूज किया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सीपिएंट। तो excipients are chemically inactive substances that helps to deliver the medication to our system such as lactose or mineral oil in the pill.
जबकि API इज दैट पार्ट ऑफ द ड्रग दैट प्रोड्यूसेस इंटेंडेड इफेक्ट्स। अब समस्या क्या है कि ये जो API है ये हमारे देश में बनता नहीं है, बहुत कम बनता है। इनफैक्ट 70% तक जो ये API है हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो नेचुरली वी आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन चाइना एज फार एज आवर रिक्वायरमेंट ऑफ API इज कंसर्न। तो इसी कारण से हम अब इस सेक्टर में भी API प्रोड्यूस करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लेकर के आ रहे हैं। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम मैं पहले भी कवर करा चुका हूं, जहां पे मैंने आपको बताया कि हमारी सरकार अलग अलग सेक्टर में जो हमारे देश के मैन्युफैक्चरर्स हैं या विदेशी जो कंपनियां हैं उनको इंसेंटिव दे रही है कि अभी तक आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे देश में वो तो ठीक है, अगर उसके ऊपर से अगर आप कुछ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करते हैं तो हम अपने तरफ से आपको इंसेंटिव देंगे। दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम कि भाई अभी तक जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो है ही है। मान लीजिए कि आपकी एक कंपनी है जो हर साल 1000 मोबाइल बनाती है, तो उतना तो आप बना ही रहे हैं। अगर आप उसके ऊपर से 1200 मोबाइल बना रहे हैं तो एक्स्ट्रा जो 200 मोबाइल है उसके ऊपर हमारी सरकार भी आपको पैसा देगी। दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इससे होगा क्या कि अलग अलग सेक्टर्स में हमारे देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और इससे हमारे देश के जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं वो पूरे दुनिया भर के मार्केट को धीरे धीरे कैप्चर कर पाएंगे, चाइना को हम चैलेंज कर पाएंगे। तो इसमें कम से कम 10 सेक्टर को आइडेंटिफाई किया गया अंडर PLI स्कीम, जिसमें अलग अलग कंपनियों को हमारी सरकार इंसेंटिव दे रही है ताकि वो अपने प्रोडक्शंस को बढ़ाएं। तो ये 10 सेक्टर्स में से आप ध्यान दो तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी एक है, जिसमें फोकस किया जा रहा है कि बल्क ड्रग्स के प्रोडक्शन हमारे देश में बढ़ाया जाए। उसके अलावा ओवरऑल जो मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे पेस मेकर वगैरह, उसको हमारे देश के अंदर उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। तो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को लेकर के PLI स्कीम को डिटेल में अब इम्प्लीमेंट करने आ गई है भारत सरकार। देखिए धीरे धीरे अलग अलग सेक्टर्स में इम्प्लीमेंट कर रही है। भारत सरकार ने क्या कहा कि हम PLI स्कीम लेकर के आ रहे हैं, जो भी जितना प्रोडक्शन कर रहा है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो हम इंसेंटिव देंगे, पैसा देंगे एक्स्ट्रा। 10 सेक्टर को आइडेंटिफाई किया गया। अब इन 10 सेक्टर में से अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग डिटेल में क्या PLI स्कीम है वो अब धीरे धीरे अनाउंस कर रही है भारत सरकार। तो अब इसी दौरान अब फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए PLI स्कीम भारत सरकार ने अनाउंस कर दिया है। 6,940 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज अंडर PLI स्कीम। This scheme will be applicable for 9 years from about 2020 to about 2029। और इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि over dependency on China will reduce। 70% of our bulk drugs are coming from China, and that is making us completely dependent on China. That will come down to a great extent. The next article is taken from Assam segment. It is about Mission Ramdhenu, and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view। तो क्या है मिशन रामधेनु? देखिए मिशन रामधेनु काफ़ी सरल है, लेकिन शायद से PT में आपसे पूछ ले। मिशन रामधेनु स्कीम इज एन इम्यूनाइजेशन ड्राइव फॉर चिल्ड्रन बिलो 2 years एंड एक्सपेक्टेंट विमेन। तो जो भी प्रेग्नेंट विमेन है या 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके वैक्सीनेशन प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए हमारे स्टेट के अंदर, आसाम के अंदर एक मिशन चलाया गया है, मिशन रामधेनु। आप देख सकते हैं आसाम के हेल्थ मिनिस्टर केशव महंता फॉर्मली इनॉगरेटेड मिशन रामधेनु स्कीम एट महेंद्र मोहन चौधरी हॉस्पिटल, दैट इज MMCH इन गुवाहाटी। द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द लॉन्च ऑफ द स्कीम इज टू मेक द चिल्ड्रन एंड द प्रेग्नेंट वुमेन फुल्ली इम्यूनाइज्ड। इसे मिशन रामधेनु में क्या होगा कि आने वाले 3 महीने में, जुलाई, अगस्त और सितंबर में, हर महीने का जो 7 से 13 तारीख तक का डेट होगा उस दिन वैक्सीनेशन पे फोकस किया जाएगा। तो आने वाले 3 महीनों में एक वीक वैक्सीनेशन के लिए डिवोट किया जाएगा इन एवरी हॉस्पिटल अंडर मिशन रामधेनु। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एक मिसलेनियस टॉपिक भी मैंने अभी कवर किया है आज के इस न्यूज़पेपर सेशन से, क्योंकि APSC की पूरी तरह से क्लैरिटी है नहीं कि किस तरह का वो सवाल पूछेगा। तो पहले वो स्पोर्ट्स से सवाल पूछते रहे हैं, UPSC में कम आता है, बट APSC में शायद से अभी भी इस तरह का सवाल आ जाए, इसलिए मैं ये टॉपिक कवर कर रहा हूँ। तो देखिए फ्लैग बियरर टू टोक्यो ओलंपिक्स। देखिए जब भी कोई मेजर गेम शुरू होता है तो हर देश अपना अपना एक फ्लैग बियरर भेजता है, 1 या 2 फ्लैग बियरर भेजता है जो उस देश को रिप्रेजेंट करता है ओपनिंग सेरेमनी में। तो टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं, 2020 में होने वाला था लेकिन 2021 में होगा, क्योंकि कोरोना पिछले साल बहुत ज़्यादा उसकी लहर थी, जिस कारण से पिछले साल टोक्यो ओलंपिक्स नहीं हो पाया, लेकिन अब इस साल होने वाला है। और इस साल जब टोक्यो ओलंपिक्स होगा उसमें इंडिया के फ्लैग बियरर होंगे मैरी कॉम,
हु इज़ 6 टाइम्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन। उसके अलावा मनप्रीत सिंह विल ऑल्सो बी इंडियाज़ फ्लैग बियरर, हु इज़ मेंस हॉकी टीम स्कीपर, हॉकी टीम के कप्तान हैं ये। दे विल बी इंडियाज़ फ्लैग बियरर इन द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स। उसके अलावा बजरंग पूनिया, सिल्वर मेडलिस्ट इन 2018 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप, विल बी फ्लैग बियरर एट द क्लोजिंग सेरेमनी दैट विल बी हेल्ड ऑन 8 अगस्त। तो ये 3 नाम याद रखना, शायद से APSC PT में पूछ ले, UPSC में तो आने के चांसेस कम हैं, नहीं आते इन जनरल स्पोर्ट्स के सवाल। In our segment most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we'll cover topic number 411 to 415. Topic number 411 is about M stripes. The National Tiger Conservation Authority launched M stripes. This is an app developed by NTCA and Wildlife Institute of India in 2010. M stripes allows patrol teams to keep better tab on suspicious activity while also mapping patrolling location, routes and timing of forest officials. The app also used in All India Tiger Estimation. Please attempt this question based on this particular topic. Topic number 412 is about Hayabusa 2 project. The project will bring back asteroid Ryugu soil sample on Earth. It is operated by Japanese space agency JAXA. Please attempt this question based on this particular topic. Question number 413 is about Indian peacock soft-shelled turtle. It is a riverine turtle endemic to India, Nepal and Bangladesh. They are generally omnivorous but predominantly carnivorous and nocturnal. मतलब रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। IUCN status is vulnerable. Wildlife Protection Act में given protection under Schedule 1. Sites में भी protection Appendix 1 में दिया हुआ है, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया हुआ है। मेल्स possesses relatively longer tail and thicker tails than females with the claw situated close to the tail tip. Please attempt this question based on this particular topic. Topic number 414 is about Arecibo telescope. Puerto Rico's massive Arecibo telescope, famous for its stellar contribution to the astronomy, collapsed, and that is why it was in news, क्योंकि 1963 में बना था कि हाल फिलहाल में कोलैप्स हो गया। प्यूर्टो रिको में Arecibo telescope था। It is the second largest single dish radio telescope in the world, being the most powerful radar. Scientists employed Arecibo to observe planet, asteroids and ionosphere, making several discoveries over decades. Please attempt this question based on this particular topic. Topic number 415 is about role of women in agriculture. So as per census of 2011, out of total female male worker, 55% were agricultural laborers and 24% were cultivators. However, only 12.8% of the operational holdings were owned by the women, which reflects gender disparity in the ownership of land holdings in agriculture. फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी जरा कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लीजिए, हो सकता है पीटी में पूछ ले। इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 सेज दैट ग्रोइंग रूरल टू अर्बन माइग्रेशन बाय मेन, देयर हैज़ बीन फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ women in multiple roles as cultivator, entrepreneurs and laborers. Please attempt this question based on this particular topic. This is the answer of question number 406 to 410 that we are given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We'll be sending answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। According to 91st Amendment Act in 2010, the number of ministers limited, including Prime Minister, to 10%. No, this is wrong. Not 10%, 15%. तो इसके हिसाब से 545 जो हमारे लोकसभा के मेंबर उसका 15%, 81 के आसपास आता है। तो 81 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलाउड हैं अकॉर्डिंग टू दिस 91st Amendment Act. The word cabinet is mentioned only in the Article 352 of the Indian Constitution. Absolutely correct. So the correct answer is option B, to only purchasing managers index. It is published by NSO. No, this is wrong. It is published by IHS Market India. It is an indicator of performance of manufacturing sector but not of service sector. This is wrong. It reflects both manufacturing as well as services. So the correct answer is option D, none. That's all from our side for today. Thanks for watching.